हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्षम फैमिली। इस वीडियो में बात करेंगे सक्षम प्रैक्टिस सेट 1104 को। शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न के साथ। और हाँ, एक चीज़ और है, आजकल थोड़ा सा रीजनिंग के क्वेश्चन आपको थोड़ी हल्के लगेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस डाउन ना हो, पहली बात। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों का कहना है कि रीजनिंग पैटर्न पे नहीं है। ठीक है, देखो ऐसा होता है ना, आयोग का जो पैटर्न है वो पैटर्न एक जैसा ही है भाई, ऐसा नहीं है कि कुछ बिल्कुल अलग हो जाए। डिस्टेंस डायरेक्शन क्वेश्चन आपको मिलता है, डेली मिल रहा है। आपको ब्लड रिलेशन डेली मिलता है। कोडिंग डिकोडिंग डेली मिलता है, वो मिल रहा है आपको। रैंकिंग के क्वेश्चन भी आपको मिलते हैं। मतलब देखो 6 से 7 क्वेश्चन या टॉपिक ऐसे हैं जो रेगुलर आपको मिलते हैं। एक आध क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आयोग के हमेशा ऐसे होते हैं जो बिल्कुल आपको अलग मिलेंगे। वो वही व्यक्ति कर सकता है जिसको या तो रीजनिंग अच्छे से आती है, पहली बात, या दूसरा आप मैथ्स बैकग्राउंड से हो या आपकी थोड़ी अच्छी नॉलेज। मतलब ऐसे नहीं है कि भाई हमने जो करवा दिया बस केवल इतना पढ़ के हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा मत बोलिए कि ये बिल्कुल पैटर्न में नहीं है। भाई देखो, आने वाले पेपर में भी 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो अलग हो सकते हैं। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग ना जो ऐसा होते हैं उनके पीछे मत ज़्यादा भागा करो। हाँ, आपके पास ऑप्शंस बहुत है ना, बहुत सारी किताबें ना, आप उनसे जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये तो एक पेपर है और इस पेपर में जिसको जो प्रॉब्लम है उस हिसाब से उसको सॉल्यूशन करवाया जाता है। ये थोड़ी है कि इन 10 क्वेश्चनों से आपकी जो रीजनिंग है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके लिए आप बहुत अच्छे क्वेश्चंस कीजिए, टीसीएस के क्वेश्चन कीजिए, एसएससी के क्वेश्चन कीजिए, आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। नेक्स्ट जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें अगर कोई नया क्वेश्चन आता है तो कुछ हो सकता है। अगर मान लो कि लास्ट टाइम डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन शायद ही, मुझे नहीं लग रहा सबने देखा होगा। सबने थोड़ा सा उसमें मैथ्स लग रही थी, वो क्वेश्चन हो रहा था, बट वो वही कर पाता जिसने पहले ऐसे क्वेश्चन किए हों, अदरवाइज वो क्वेश्चन नहीं होते। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि क्वेश्चन तो डिस्टेंस डायरेक्शन का ना। और देखिए, आयोग साल में एक पेपर बनाता है, एकेडमी डेली पेपर बनाती है, और उस लेवल तक पेपर बनाना कि वो डिट्टो ऐसी हो जाए या कुछ बिल्कुल ही अलग कुछ नया क्वेश्चन आ जाए, कभी कभार डाला जाता है। हर रोज़ पेपर में ऐसा क्वेश्चन डालना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आप अपने बिहाफ पे भी मेहनत करते रहें। क्वेश्चन पहला था आपके पास, प्रथम व्यावसायिक वेब ब्राउज़र कौन सा है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया था। और इसका जो आंसर होगा, देखिए आज के पेपर में भी बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आजकल जो पेपर है वो बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं बनाया जा रहा है कि जिससे आपका कॉन्फिडेंस जो है डाउन हो जाए। बस ये समझ लो कि ये जो महीना होगा वो रिवीजन के लिए होगा, क्योंकि नया नहीं पढ़ना है कुछ भी। जितनी चीज़ें पढ़ी हैं बस उसको रिवीजन करो बहुत अच्छे से, चीज़ें हो जाएंगी, आपके फेवर में होगी। प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर कौन है? नेटस्केप नेविगेटर आपके पास पहला व्यावसायिक कंप्यूटर जो है आपके पास माना जाता है। हालांकि आपने मोजेक का नाम भी जरूर सुना होगा, बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूज भी रहे होंगे। मोजेक भी आपके पास 1993 का है, ये भी आपके पास जो है पहला व्यावसायिक जो है मैं इसको कह सकता हूँ। बट इसमें प्रॉब्लम ये है ना कि जो मोजेक वाला आपके पास था, ये जो मोजेक है ये आपके पास जो है 1993 का है, पहली बात। ठीक, बट ये व्यावसायिक पर्पज़ के लिए नहीं था, ये व्यावसायिक पर्पज़ के लिए ये नहीं थे। बाकी ये आपके पास बहुत सही है। ये आपके पास एक लोकप्रिय वेब ब्राउज़र भी रहा है। देखो कभी आ जाए आपके पास कि भैया लोकप्रिय वेब ब्राउज़र कौन था, तो ये था। नेटस्केप जो नेविगेटर है ये आपके पास 1994 का है, और ये इंटरनेट की मदद से जब आप व्यवसाय कर रहे हैं तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। इंटरनेट एक्सप्लोरर आपके पास 1995 का है। मेरी बात सबको समझ में आई? ये भी लोकप्रिय था बट पहला नहीं था। एक आपके पास एक कोलब्रा है, ठीक है। कोलब्रा भी आपके पास मोजेक का एक कॉमर्शियल वर्जन ही है, बट ये इतना फेमस नहीं हुआ। लेकिन हाँ, मोजेक भी आप कह सकते हैं। वैसे www जो आपके पास पहला वेब ब्राउज़र माना जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब जो है ना, वो पहला वेब ब्राउज़र माना जाता है। इस तरीके से थोड़ा सा नेटस्केप नेविगेटर को ध्यान रख सकते हैं, ये थोड़ा पॉपुलर है, और पॉपुलर के साथ ये पहला व्यावसायिक वेब ब्राउज़र भी है। नॉर्मल वेब ब्राउज़र बोलेगा तो मोजेक आ सकता है। मोजेक के साथ ऑप्शन में www है, तो आंसर www होगा, पहला वेब ब्राउज़र। लोकप्रिय वेब ब्राउज़र मोजेक आएगा, व्यावसायिक वेब ब्राउज़र नेटस्केप नेविगेटर आएगा। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। माइक्रो प्रोसेसर पीडी का कंप्यूटर है, ये तो बहुत आसान है ना। माइक्रो प्रोसेसर भाई हमने चौथी पीढ़ी में इस्तेमाल किया था, अब इसमें समस्या नहीं होनी चाहिए, छोटी मोटी चीज़ें हैं। प्रथम पीढ़ी में हमने वैक्यूम ट्यूब को इस्तेमाल किया था, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। द्वितीय पीढ़ी में हमने साहब ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल किया था, इसमें भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तृतीय पीढ़ी में हमने आईसी को इस्तेमाल किया था, या आईसी को यूज़ किया था, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जिसे बोला जाता है, जॉन किर्बी ने जिसको डिज़ाइन किया था, इसमें भी समस्या नहीं होनी चाहिए। और चौथी पीढ़ी में हम बात करते हैं वीएलएसआई के बारे में, या हम बात करते हैं यूएलएसआई के बारे में। हालांकि यूएलएसआई आगे जाके भी आएगा, लेकिन स्टार्ट यहीं से हो गया था। या हम बात करेंगे माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। और भाई जो आज हम बात करते हैं वो अब एआई का ज़माना चल रहा है। खैर, तो अभी के लिए ये 3-4 चीज़ें हैं जो थोड़ा सा याद रखिएगा। आगे देखेंगे एक ईमेल संदर्भ में बीसीसी का पूरा नाम क्या है। बीसीसी देखो, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है इसका आंसर होगा। अब ब्लाइंड कार्बन कॉपी और एक नॉर्मल होती है आपके पास सीसी, जिसे बोला जाता है कार्बन कॉपी। अगर आप एक ईमेल को बहुत सारे लोगों को भेज रहे हैं तो वो कार्बन कॉपी हो गई। ब्लाइंड में बस इतना होता है कि जब आप एक ईमेल बहुतों को भेजते हो तो वो पता नहीं चलता है कि किसको आपने ईमेल भेजी है, और नॉर्मल कार्बन कॉपी में पता चल जाता है कि आपने कितने लोगों को ईमेल भेजी। अगर आपने मान लो एक ईमेल अगर मुझे की है, या
सक्षम अकेडमी को की है। इसी तरीके ईमेल अगर आपने किसी और अकेडमी को की है तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने किस किस अकेडमी को ईमेल किया। अगर आप सीसी करते हैं, यानी सीसी करने के बाद आपको डायरेक्टली अपना वो डालना पड़ेगा, क्या कहते हैं उसे, अपना जो यूज़र नेम वगैरह जो होता है, यानी जो आपका मेल एड्रेस है बेसिकली, उससे पता चल जाता है। लेकिन ब्लाइंड कार्बन कॉपी में पता नहीं चलता, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। साथ ही साथ में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इनमें आपको स्पेस नहीं देना है। @ आपका एक यूज़र नेम को सेपरेट करता है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखने वाली आपके पास बात हो जाती है। बाकी यहाँ पे जीमेल हो गया, आपके पास यहाँ पे प्रोटोन मेल हो गया, और आपके पास याहू मेल हो गया, रेडिफाई मेल हो गया, ये तमाम जो है आपके पास ईमेल प्रदाता जो है कंपनी, इनको माना जाता है। क्वेश्चन देखेंगे, इंटरनेट सिस्टम निम्न में से किस तकनीकी का प्रयोग करता है। देखो, हम इंटरनेट पर किस प्रकार की तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। ये तमाम जो भी चीज़ें आप देख पा रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, ये इंटरनेट को चलाने के लिए हमारे पास टोपोलॉजीज़ हैं, मतलब कनेक्शन है ये, कि किस तरीके से अपने को जो है तार लगानी है, बस ये समझ लीजिए। जैसे बस टोपोलॉजी में आपने देखा है कि एक सिंगल वायर होती है, और इस सिंगल वायर के साथ अलग अलग तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर को जोड़ सकते हैं। समझ रहे हो बात? तो ये इंटरनेट होगा, ये इस तरीके से अलग अलग कंप्यूटर के साथ जुड़ सकते हैं। इसी तरीके से मेरे पास जो है स्टार टोपोलॉजी होती है। स्टार टोपोलॉजी की खास बात क्या है, इसमें हब होता है, और हब का मतलब क्या होता है, हब का मतलब होता है एक सेंटर में आपका एक कंप्यूटर होगा, और इसके साथ जो है और कंप्यूटर जो है आपके पास अटैच होते हैं। इसको हब प्रणाली बोला जाता है। लेन वगैरह में जो है हम इस तरीके से जो सिस्टम होते हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। और एक हमारे पास रिंग होता है। रिंग आमतौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता है, आमतौर पर रिंग इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो आप मुझे बताइए रिंग टोपोलॉजी इस्तेमाल कहाँ करते हैं। रिंग टोपोलॉजी में हमारे पास जैसे ये सिस्टम होते हैं, कंप्यूटर होते हैं, इस तरीके से ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास एक कंप्यूटर जो है, वो जो हमारे पास एडजेसेंट जो अदर कंप्यूटर हैं, अदर कंप्यूटर जो हमारे पास हैं, उनके एक क्वेश्चन आता है इसमें, मतलब देखो बहुत सिंपल सी बात है, ये जो कंप्यूटर होगा इसके पास वाले जो कंप्यूटर हैं उनके साथ जो है अटैच होता है। इतनी बात याद रखिएगा। और हब के बीच में होता है, सेंटर में। हर किसी में दिक्कत है साहब, अगर आपकी इस वायर में दिक्कत आ गई ना तो ये कंप्यूटर काम करने बंद कर देंगे। साहब अगर आपके हब में दिक्कत आ गई ना तो ये कंप्यूटर सब काम करने बंद कर देंगे। साहब अगर आपकी एक वायर में प्रॉब्लम आ गई ना तो आपके सारे कंप्यूटर डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। ये प्रॉब्लम है। इसलिए इंटरनेट में हम जो है ट्री को इस्तेमाल करते हैं, और जो ट्री टोपोलॉजी होती है वो कुछ आपके पास बस और स्टार की जो है आपके पास मिक्स फॉर्म होती है। और इस तरीके से जो है हम इंटरनेट को चलाने के लिए इस तरीके की जो टोपोलॉजी है उसको इस्तेमाल हम करते हैं। एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। जो मेरे पास ट्री टोपोलॉजी होती है वो किस किस की मिश्रण होती है, बस और स्टार की जो है मिश्रण होती है। और इंटरनेट में हम इसी तरीके का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है असेंबलर का क्या काम है। असेंबलर क्या करेगा, असेंबलर असेंबली भाषा को यांत्रिक भाषा में चेंज करने का काम करता है। और असेंबली भाषा क्या होती है, असेंबली भाषा में हमारे पास कुछ न्यूमोनिक्स होते हैं, जिसमें हम बात करते हैं ऐड के बारे में, जिसमें बात करते हैं हम सबट्रैक्ट के बारे में, जिसमें हम बात करते हैं लोड के बारे में। ये न्यूमोनिक्स होते हैं जो हम असेंबली भाषा में इस्तेमाल करते हैं। और इन्हीं भाषाओं को हमें क्या करना होता है, इसको मशीनी भाषा यानी 0 और 1 की भाषा में चेंज करना होता है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर भाई यही भाषा समझता है। इसके अलावा हमने 2 चीज़ें और देखी है। कंपाइलर के बारे में देखा है साहब, कंपाइलर, और एक आपके पास इंटरप्रेटर है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या अंतर है, इंटरप्रेटर और कंपाइलर का क्या काम है। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल करता है, इंटरप्रेटर 1 बाय 1 यानी सिंगल बाय सिंगल लाइन को एक साथ कन्वर्ट भी करता है और उसको ट्रांसलेट भी करता है। समझ में आई बात। और कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ करता है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि कंपाइलर थोड़ा फास्ट भी है, ये कंपाइलर स्लो होता है, इंटरप्रेटर फास्ट है। क्यों? क्योंकि ये सिंगल लाइन में करता है। जो एक साथ करेगा तो थोड़ा टाइम भी लेगा। असेंबलर हमारे पास क्या है, एक हार्डवेयर है, ये भी समझना। ये असेंबली भाषा को यांत्रिक भाषा में परिवर्तित करता है। और बाकी कंपाइलर और वो क्या है, वो हमारे पास ड्राइवर है, लैंग्वेज ड्राइवर नहीं बोलूँगा, लैंग्वेज कन्वर्टर आप इसे कहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ बढ़ते हैं। 150 रुपये को इस प्रकार ABC में बांटा जाता है कि A का हिस्सा B से 20 रुपये अधिक है तथा C से 20 रुपये कम है, और B का हिस्सा कितना होगा। देखो भाई, अगर नॉर्मल गणित नहीं आती है तो ऑप्शन से भी कर सकते हो। मैंने कह दिया कि मान लो, अगर क्या था ये क्वेश्चन, हाँ, B का हिस्सा कितना होगा। अगर मैंने कहा भाई मान लो कि B का हिस्सा 30 रुपये है, तो देखो ना क्या बोला मैंने, भाई 20 का हिस्सा अगर आपके पास 30 रुपये होगा तो A का हिस्सा बोला B से 20 रुपये अधिक है, तो यानी A का हिस्सा कितना होना चाहिए, A का हिस्सा 50 होना चाहिए, 20 रुपये अधिक है। और इसने बोला C से 20 रुपये कम है, किसका हिस्सा, A का हिस्सा बोला C से कम है, तो C का क्या होगा भाई, C का 70 होगा ना, क्योंकि C का 70 होगा तभी A का तो 20 रुपये कम है। इसका जो सम आएगा कितना आएगा, 150 रुपये आएगा ना, तो ये 150 ही तो बोला था इसने कि 150 है, तो आंसर B आएगा ना इसका। दूसरे तरीके से देखते हैं, चलो दूसरा क्या मैथ से करते हैं, पर छोड़ो ना, क्या मैथ से करोगे यार, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, ये तो आना चाहिए, कम से कम ऑप्शन से तो निकाल लो इसे अगर किसी को दिक्कत है। चलो ये सवाल देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है दिए गए घन की विभिन्न स्थितियों का अध्ययन कीजिए और बताइए 4 के विपरीत क्या फलक आएगा। इसमें सबसे पहले ये देखो कि हमें सबसे ज़्यादा क्या नज़र आ रहा है,
देखो क्या आप हमें यहाँ पे 3 नज़र आ रहा है, 3 आ रहा है, बिल्कुल नज़र। तो देखो 3 के पीछे क्या नहीं आ सकता, पहले हम ये देखते हैं 3 के पीछे क्या नहीं आ सकता। देखो 3 के साथ मुझे 5 और 1 नज़र आ रहे हैं, तो 5 और 1 नहीं आ सकते, तो 5 और 1 यहाँ लिख दो कि भाई 5 नहीं आ सकता इसके पीछे, साहब यहाँ पे 1 भी नहीं आ सकता। ओके, यहाँ पे 3 नज़र आ रहा है, क्या 4 और 5 नहीं आ सकते, बिल्कुल, तो 5 में ऑलरेडी लिख सकता, लिखा हुआ है, तो मैं 4 इसके पीछे नहीं आ सकता। ओके, 3 के पीछे 4 और 2 भी नहीं आ सकते, तो मैंने कहा ठीक है साहब, यहाँ पे आपके पास 2 भी इसके पीछे नहीं आ सकता, यानी 3 के पीछे अभी 1 आएगा, वो क्या आपके पास 6। 3 के पीछे क्या बचेगा, 6 बचेगा। लेकिन सवाल है कि 4 के पीछे क्या आएगा, ये मेरे पास सवाल था। तो एक काम करो अभी, और काम क्या करो, काम ये करते हैं कि अब हम सीधे 4 ले लेते हैं, हम देखते हैं कि 4 के पीछे क्या नहीं आएगा। सबसे पहली बात 4 मेरे पास यहाँ पे, यानी 4 के पीछे क्या नहीं आ सकता, जो 4 के साथ मुझे नज़र आ रहे हैं वो पीछे नहीं हो सकते, यानी 3 और 5 तो इसके पीछे नहीं आ सकते, तो 3 और 5। साथ ही साथ में देखो 4 के साथ मुझे 3 और 2 नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये 2 भी नहीं आ सकता। अरे बोलो, 4 के पीछे 2 भी नहीं आ सकता। अब चौथी बात यहाँ ध्यान रखो कि क्या 4 के पीछे 3 आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि 6 के पीछे नज़र आ रहा ना, अभी तो निकाला, 6 के पीछे 3 है, 3 के पीछे 6 है, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि साहब 4 के पीछे 6 भी नहीं आ सकता। जैसे 4 के पीछे 3 नहीं आएगा तो 6 भी तो नहीं आएगा, 3 6 के पीछे वो नहीं आ सकता। अब जो बचेगा मेरे पास, क्या बचा, 1 ही तो बचा, तो 4 के पीछे यहाँ पे क्या होने वाला है, 4 के पीछे 1 आ जाएगा भाई, तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से सवाल को सॉल्व करना था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से विषम विकल्प का आपको चयन करना है। क्या था इसमें विषम विकल्प, ठीक, M और P के बीच में देखो, M के बाद क्या आता है, N और O, यानी 2 आते हैं। E के बाद देखो FG आता है, फिर H आता है, यानी 2। O के बाद देखो क्या आ रहा है, O के बाद PQ आ रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। C के बाद DE, ये ठीक आ रहा है। N के बाद NOPQ, यानी 3, इनके बीच में 3 का गैप है। FGH और I 3 का गैप है। PQR ये नहीं आ रहा है। D के बाद EFG 3 का गैप है, यानी C अलग हो जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या कह रहा हूँ मैं? तो इस तरीके से 2 और 3 के गैप में आपके पास ये आंसर आ रहा है, सी वाला जो है आपके पास विषम हो जाएगा। आगे देखो 94 क्या कह रहा है, A प्लस बी का अर्थ A बी की बहन है और A माइनस बी का अर्थ है A बी का भाई है। अब देखो इसमें क्या करना ना, इसमें बहुत सिंपल सा काम है। एक काम कीजिएगा, मान लो कि मैंने B से इसका आंसर निकालने की कोशिश करता हूँ, और B से आंसर निकालने की कोशिश क्या करेंगे, सबसे पहले ये अगर D गुणा F लिखा हुआ है, क्या लिखा है, D गुणा F, तो D गुणा F का मतलब क्या होगा, जो यहाँ पे गुणा लिखा है, जैसे इसने लिखा है A गुणा B का मतलब है A B की लड़की है। सेम टू सेम हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो D होगा वो F की लड़की होगी। तो मैंने कहा साहब जो D है वो लड़की है, और किसकी लड़की है, D है आपके पास F की लड़की, ठीक। अब देखो यहाँ पे, अब हम F प्लस E देखेंगे। यहाँ देखो क्या प्लस था, मैंने देखा जब A प्लस B था तो इसका मतलब है A B की बहन। सेम टू सेम यहाँ पे अगर F प्लस E है, इसका मतलब F E की बहन। F क्या है, बहन है, किसकी बहन है, E की बहन है। तो ये कुछ ऐसे बनेगा। अच्छा, हमें दिखाना था, तो निम्नलिखित में से कौन बताता है कि जो E है वो D का मामा है। तो क्या यहाँ पे E D का मामा है, क्या E D का मामा है? पक्के तौर से नहीं बता सकता, मैं पक्के तौर से नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे ये नहीं पता ये मेल है या फीमेल है, इसका जेंडर नहीं पता अपने आप को, तो नहीं बता सकता। चलो दूसरा देखते हैं। मान लो मैंने इसको यहाँ से ये वाला C वाला उठाते हैं, अगर D माइनस F की बात करें तो क्या यहाँ पे A माइनस B था। A माइनस B का मतलब है A B का भाई है, इसका मतलब D क्या होगा, F का भाई होगा। तो मैंने कह दिया जो D है वो भाई है, किसका, वो D है F का भाई। मैंने कहा जो D है वो F का भाई है, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे F गुणा E का मतलब क्या है। A गुणा B का मतलब था A B की लड़की है, इसका मतलब F गुणा E का मतलब हो गया जो F है वो E की लड़की हो जाएगी। सही कह रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। A गुणा B मतलब A B की लड़की है, यानी F E की लड़की है, यानी F किसकी लड़की हो जाएगी, E की लड़की हो जाएगी, इस तरीके से। अब देखो सवाल क्या है, E D के मामा है, क्या ये बात सही है, E D के मामा है? भाई अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं है, तो ये भी तो आंसर बन नहीं रहा है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका ये भी आंसर नहीं बन रहा है। चलो ये भी आंसर नहीं बन रहा है, अब इसका आंसर ज़रा देखते हैं कि क्या बनेगा इसका आंसर। तीसरे से हम इसको शुरुआत, मतलब तीसरा हम करने की कोशिश करते हैं। D गुणा F का कर लेते हैं। D गुणा F सेम टू सेम, A गुणा B का मतलब A B की लड़की है, यानी D जो होगी वो F की लड़की होगी। D लड़की है किसकी, F की, तो हमने इसको ऐसे बनाया। सेम टू सेम, हाँ, D गुणा बोले तो D F की लड़की। अब वहाँ चलिए माइनस है कहीं पे, A माइनस B का अर्थ था A B का भाई है, यानी F E का भाई होगा, यानी जो F है वो भाई होगा किसका, E का। इस तरीके से हमें बताना था E D के मामा है, क्या ये बात सही है, E D के मामा है, E जो है D के मामा है। यार ये सेम टू सेम कैसे बन गया, D गुणा F माइनस E और प्लस E। F प्लस E का मतलब क्या था, यहाँ पे A B की बहन है। ओके, सेम टू सेम है, नहीं हो सकता, नहीं ये भी नहीं बन सकता, ये मामा कैसे हो जाएगा। तो आपके पास जो आंसर बन रहा है ना यार, वो बी वाला बनेगा। हालांकि बिल्कुल पक्के तौर पे नहीं कह सकते, बट
यहाँ से जो मैं निकाल रहा हूँ वो तो बिल्कुल नहीं है ना। जैसे यहाँ देखो ना, जो ये ई होगा या तो ये बहन हो सकती है या भाई हो सकता है, तो मामा तो तब भी नहीं आ सकता, ये आ सकता है क्योंकि एफ बहन है और इसका भाई हो गया ई। जब मान लेते हैं कि अगर कोई फीमेल भी है, बट अभी के लिए तो मेरे पास ए से भी नहीं बन रहा है, सी से भी नहीं बनेगा, डी से नहीं बनेगा, तो आपके पास बी इसमें थोड़ा सा आंसर आ सकता है क्या। चलो एक बार वापस देखते हैं, क्या ई भाई है यहाँ पे, जरा देखते हैं। एफ गुणा ई देखते हैं, ए बी की लड़की है, एफ प्लस ई कहाँ है, ए बी की बहन है, इसका मतलब एफ जो होगी ई की बहन होगी। ई क्या है, लड़का लड़की, ये क्लियर नहीं है, बट ये फिर भी सही है, ठीक है। मतलब यहाँ से कुछ कुछ आपके पास आंसर बन रहा है, तो बी इसका आंसर आ जाएगा। चलो 95 की तरफ बढ़ते हैं। एक जन्मदिन पार्टी में 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं, मनोज बाईं ओर और जितेंद्र तेजेंद्र के दाईं ओर, पवन है कि सुमन बैठी है दाईं ओर मनू के, किंतु बाईं ओर पवन के, तो बीच में कौन बैठा है। चलो इसको बनाते हैं। एक जन्मदिन पार्टी बनाते हैं, 5 मित्र को बिठाते हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं, मनोज बाईं ओर है तेजेंद्र के, तो मैंने कहा ठीक है हम ऐसे बनाते हैं साहब, ये मनोज हो गया और मनोज किसके बाईं तरफ है, तेजेंद्र के, तो मैंने तेजेंद्र को यहाँ बना दिया। इस तरीके से बिठाते हैं और इस तरीके से बनाते हैं। मनोज तेजेंद्र के बाईं तरफ बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मनोज बाईं ओर है तेजेंद्र के और दाईं ओर है बोला पवन के, यानी मनोज तेजेंद्र के बाईं ओर है और इधर पवन बैठा होगा तो पवन के दाईं ओर हो गया। मैंने इनका मुँह जो है उत्तर की तरफ रखा, ये बाद में ध्यान रखिएगा, और है पवन के, ये बन गया ना। सुमन बैठी है दाईं ओर मनु के, किंतु बाईं ओर पवन के। देखो अब यहाँ पे सुमन का तो कोई संबंध नहीं था, बट ये मुझे समझ में आ रहा है, सुमन बैठी है बोला दाईं ओर मनु के, किंतु बाईं ओर पवन के, यानी पवन के बाईं ओर कौन बैठी है, सुमन, ऐसे बोल रहा है। और इसने ये बोला सुमन बैठी है दाईं ओर मनु के, यानी मनु बैठा होगा इधर, जब मनु इधर बैठा होगा तो दाईं ओर सुमन हो जाएगी कुछ इस तरीके से। इसने बोला था बीच में कौन बैठा है, तो बीच में पवन बैठा होगा, यानी ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा। 2 इधर बैठे हुए हैं, 2 इधर बैठे हुए हैं, बीच में पवन बैठा हुआ है, आंसर सी इसका हो जाएगा। चलिए साहब, पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ गया और 3 किलोमीटर चला। देखो मैंने आपको बहुत सारे एक खास करके मेथड बताया है, बहुत सारे लोग जो है दिशा कटिंग वाले मेथड से कर रहे हैं, मत करो वो मेथड, कभी दूसरी बार ठीक से सिखाऊंगा क्योंकि वो हर जगह इंप्लीमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ट्रेडिशनल मेथड से ही क्या करो। यहाँ से चलना शुरू करते हैं। पीटर को बनाया मैंने, ये पीटर 8 किलोमीटर चल रहा है मेरा पश्चिम की तरफ, तो हमने 8 किलोमीटर बनाया, इस तरीके से 8 किलोमीटर पीटर को चलाते हैं। उसके बाद वो दाएं मुड़ रहा है। देखो ध्यान रखो, पश्चिम की तरफ आने पर आदमी दाएं मुड़ेगा, यहाँ पे दाएं लिख रहा है ना, तो दाएं कहाँ होगा, ये होगा दाएं। और कितना चलेगा, 3, तो मैंने इतना बना दिया 3, चलो मान लो ये 3 चलता है। उसके बाद वो फिर से दाएं मुड़कर 12 चल रहा है। इसका मतलब व्यक्ति यहाँ से चलेगा और इधर तक, ये 12 बना दिया मैंने। क्यों बनाया 12, वो इसलिए बनाया है क्योंकि 8 मेरा ये है, तो 12 ऑब्वियसली बात है बड़ा ही होने वाला है, तो ये 12 बन गया। वह इस स्थल से चला, वो कितनी दूरी पर है जिस स्थल से वो चला था, यानी आपके पास यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट बन गया। साहब हमें ये निकालना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जरा ध्यान दो कैसे बनेगा ये। देखो ऑब्वियसली बात है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा कितना है, ये 12 है, यानी यहाँ तक कितना होगा, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है, 8 है, तो ऑब्वियसली बात है ये भी आपके पास 8 होने वाला है। तो ये कितना बचेगा, क्योंकि टोटल 12 है, तो ये वाला बचेगा मेरे पास 4। ये मेरे पास 3 था, तो ऑब्वियसली बात है ये भी 3 होगा, तो कुछ कुछ ये बना, कुछ ये कुछ ऐसे बन रहा है, यानी ये 4 है, ये 3 है। हमें ये वाली दूरी निकालनी है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होने वाला है, ये वाला। और क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लग रही है इसमें, तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, जब भी ऐसी सीढ़ी लगती है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, इन दोनों का स्क्वायर करना पड़ता है। यानी 4 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, कितना होगा टोटल 25। और अब ये देखोगे जो 25 है वो किसका स्क्वायर रूट है, यानी किसके जो है टेबल में आपके पास उतने से मल्टीप्लाई करने पर 25 आता है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 25 आएगा। चलो बता ही देता हूँ यार। देखो नॉर्मल जो हिंदी वाले होंगे वो समझते होंगे कि हमारे पास इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, जिसे कर्ण बोला जाता है। तो जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो हमेशा आपके पास आधार, जिसे बोलते हैं हम बेस के स्क्वायर के प्लस आपके पास जो है यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है, यानी जिसे लंब बोला जाता है, ये लंब के स्क्वायर के इक्वल होता है ना। अब मुझे हिंदी इंग्लिश दोनों में बताना पड़ता है, इंग्लिश वाले तो चलो फिर भी कर लेंगे, हिंदी मीडियम वाले हैं मैक्सिमम जिनकी मैथ्स नहीं होती है और उन्हीं को समझ में नहीं आता है। तो हमने कहा आधार कितना हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यानी 4 का स्क्वायर हो गया 16। देखो ये 4 का स्क्वायर 16 प्लस यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना हो गया आपके पास 9, 16 और 9 25 हो गया। ध्यान रखो ये आया आपके पास हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी जिसे हम कर्ण का स्क्वायर बोलते हैं। इसलिए मुझे ये स्क्वायर हटाने के लिए मुझे इसको रूट करना पड़ता है। तो ये किसके मल्टीप्लाई में, यानी किसके टेबल में आपके पास आता है, तो ये 5 गुणा 5 होता है आपके पास 25। तो यहाँ पे ये 5 का स्क्वायर रूट बन गया, इस तरीके से आया भाई, ठीक है। चलो 97 क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा इस क्वेश्चन में ना थोड़ी दिक्कत है,
इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है ना, आप बना नहीं पाओगे इसे। जिसने बनाया होगा, जिसका अगर आया होगा तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, क्योंकि इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम ये है, एक तो इसमें ये वाला ए हटाना है, फिर दूसरे में ये वाला ए हटा देना, क्योंकि जब ये वाला ए हटाओगे ना तो फिर क्या बनेगा मालूम, ये तब ये बनेगा ए बी, ये बनेगा डबल ए बी, फिर बनेगा ट्रिपल ए बी, और फिर आपके पास बनेगा 1 2 3 4। फिर यहाँ से भी मुझे एक ए हटाना पड़ेगा यार, ये 1 2 3 4 आ रहा है कहीं से, कुछ बन रहा है ये ए बी, डबल ए बी, ट्रिपल ए बी, 3 ए हो गया, और 1 2 3 और 4, या तो इसको हटाओ तो ये ए बनेगा कुछ इस तरीके से। क्या बन रहा है अभी, ये बी बी बी, 1 2 3 4 5, कहीं भी आ रहा है ये ट्रिपल ए। देखो ये ऐसा बनेगा नहीं वैसे, ठीक है, इसमें ना गड़बड़ है, ये बनेगा नहीं ऐसे। तो इसको हम एक बार वापस चेक कर लेंगे चाहे। अब इसको तो मैं बनाने की कोशिश कर रहा था, पर छोड़ो इसे, किसी का बना होगा तो बता देना, क्योंकि ये बन नहीं रहा है। ठीक, मतलब कुछ ना कुछ मुझे यहाँ से हटाने पड़ेंगे, ये अल्फ़ाबेट हटेंगे तब जाके ये कुछ बनेगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 98। कितने समय में एक बंदर 60 फीट लंबे पेड़ की सीड्स को छू लेगा यदि वह 1 सेकंड में 3 फीट उछलता है, तुरंत 2 फीट नीचे गिर जाता है। यानी मैं ये कह सकता हूँ, देखो ये बंदर जो है 1 सेकंड में कितना फीट तो उछल रहा होगा। बहुत सिंपल है, 1 सेकंड में चल रहा है ये 3 फीट। अब देखो 3 फीट तो चल रहा है, लेकिन उछल रहा है वो, चढ़ वो कितने फीट रहा होगा, वो 2 फीट नीचे आ रहा है। इसका मतलब वो 1 सेकंड में 1 ही फीट चढ़ पा रहा होगा। बोलो यही तो मतलब हुआ इसका। 2 सेकंड तो नहीं बोल रहा ना, ये नहीं बोल रहा ये, बोला 1 सेकंड में 3 फीट उछला और तुरंत 2 फीट नीचे गिर गया। इसका मतलब है 1 सेकंड में वो 1 ही फीट चढ़ पा रहा है। अच्छा मुझे बताओ, जब आदमी, हमें चढ़ना है इसमें 60 फीट, अब 1 सेकंड में 1 फीट चढ़ रहा है, अगर मैं इसमें ऑप्शन में देखूँ तो आप बोलोगे 60 सेकंड में 60 फीट हो जाएगा, ऐसे तो बोलोगे, या 59 सेकंड में। देखो अब मैं एक बात बताता हूँ आपको, देखो 57 सेकंड में कितना चढ़ेगा जरा मुझे बताओ। क्या 57 सेकंड में ये 57 फीट नहीं चढ़ेगा? आसान है। देखो जैसे ही 58वां सेकंड आएगा, जैसे ही 58वां सेकंड आएगा, ये जो बंदर होगा वो टॉप पे पहुंच जाएगा। अब वो नीचे थोड़ी आएगा। 57 में 57 फीट चल गया, जैसे 58वां सेकंड आएगा वैसे वो टॉप पे पहुंच जाएगा। 57 और 3 60 होते हैं, वो फिर नीचे नहीं आएगा ना, वो तो टॉप पे पहुंच चुका, क्योंकि उछल ही 3 फीट रहा है, तब वो नीचे नहीं आएगा। इसका मतलब ये इसने ये बोला था कितने समय में बंदर 60 फीट लंबे पेड़ पर चढ़ लेगा, वो चढ़ेगा आपके पास 58 सेकंड में, यानी 58 सेकंड में ये पूरी प्रक्रिया हो रखी होगी। तो अब ऐसे क्वेश्चन अगर आप सक्षम प्रैक्टिसर से जुड़े हैं, ये क्वेश्चन पहले भी करवाएं, उसके बाद भी गलतियां हो रही हैं, तो ये फिर आपको सोचने की ज़रूरत है। आगे देखेंगे 98 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इसमें आपको बताना है कि समूह का चयन करना है। अब एक बात देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, जैसे 8 हो गया, देखो ये 8 है, ये 5 है, देखो फिगर के अंदर फिगर है और इस तरीके के क्रॉस, देखो यहाँ पे इस तरीके से क्रॉस नज़र आ रहा है, ये इस तरीके से क्रॉस नज़र आ रहा है। फिगर के अंदर फिगर बोले तो सर्कल है, तो सर्कल के अंदर सर्कल है। ओके, और इसमें क्या नज़र आ रहा है आपको, इसमें और क्या हो सकता है, ये हो गया 8 और 5 कहीं है, नज़र आ रहा है 8 और 5 कहीं नज़र आ रहे हैं। ओके 8 5 और आपके पास एक और ये वाला, देखो ये आपके पास एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के अंदर भी रेक्टेंगल है और इसको इस तरीके से डिवाइड किया गया। मतलब देखो सिंपल सी बात है, फिगर के अंदर सेम फिगर, उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया इस तरीके से। तो 5 6 हमने नहीं मिलाया, 5 6 3, देखो 5 6 3 कहीं है, केवल एक ही में है 5 6 3 इस वाले में, बाकी और कहीं नहीं है। इसका मतलब सी वाला इसका आंसर हो जाएगा, बाकी औरों को मिला लो। प्रॉब्लम क्या है, 4 7 9 को देखो ना, ये 4 है, ये 7 है, किधर है 7 है, 4 7 और 9 एक जैसे आपको नजर आएंगे। ठीक, तो आपके पास ऑप्शन सी इसका बनने वाला है आंसर। आज का लास्ट सवाल देखते हैं। अब ये सवाल में भी बहुत दिक्कत होती है यार, ये सवाल ऐसे कर लिया करो ना। अब ये भी तो पेपरों में पूछे जा रहे हैं, कुछ वृक्ष सुई हैं, तो ये तो फिर भी आसान है। कुछ वृक्ष सुई हैं, ये मैंने वृक्ष बनाया, और कुछ वृक्ष जो हैं सुई हैं, तो मैंने कहा ठीक है, कुछ वृक्ष मैंने बनाई सुई। और क्या बोला इसने, नहीं मैं तो निष्कर्ष देख रहा हूँ ना, यहाँ देखो ना कथन, ये है कथन, सभी खिड़कियाँ सुई हैं। मैंने कहा सभी जो खिड़कियाँ हैं वो हैं आपके पास सुई, तो सभी खिड़कियाँ सुई हो गई। और कुछ वृक्ष खिड़कियाँ हैं, कुछ वृक्ष क्या हो गए, खिड़कियाँ, तो ये आपके पास वृक्ष हो गए। निष्कर्ष क्या बोल रहा है, कुछ वृक्ष सुई है। क्या ये बात सही है, कुछ वृक्ष सुई है? हाँ देखो ये वाला है, कुछ है, पहला वाला तो आपके पास आंसर बन रहा है, कुछ वृक्ष सुई है। दूसरा देखो कुछ वृक्ष सुई नहीं है। अब देखो ध्यान रखो, जब भी आपके पास कथन हमेशा पॉजिटिव में होता है ना, देखो जैसे यहाँ देखो सभी खिड़कियाँ सुई हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव कुछ भी नहीं है। कुछ वृक्ष खिड़कियाँ हैं, ये भी पॉजिटिव में, नेगेटिव में नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा हाँ ये भी तो सही है, जब कुछ है तो कुछ नहीं भी तो है। क्योंकि यहाँ पे कोई भी जो कथन है वो आपके पास पॉजिटिव में नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव में नहीं है, सॉरी पॉजिटिव में है, नेगेटिव नहीं है, इसलिए नेगेटिव कभी निष्कर्ष नहीं हो सकता।
कथन अगर पॉजिटिव है, आंसर भी हमेशा पॉजिटिव में आएगा, इसलिए आपके पास आंसर केवल ए वाला बनेगा, बाकी और कोई भी इसमें आंसर नहीं बनेगा। जिसमें 2 आ रहा है वो कोई भी आंसर नहीं बनने वाले हैं। अब देखो ये वाला थोड़ा स्टार लगा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बड़े एग्जाम में आते हैं, या तो पहला या तो फिर दूसरा। अब ये किस केस में बनता है? अगर आपने पटवारी का पेपर देखा होगा, लास्ट टाइम ये क्वेश्चन आया था, या तो पहला या तो दूसरा। अगर आपने नहीं देखा है तो पटवारी का पेपर देखना, उसमें मतलब नॉर्मल लिख लेना रीजनिंग सक्षम अकेडमी, वो मैंने उसमें सॉल्यूशन करवा रखा है, तो वो सॉल्यूशन देख सकते हो कि कहाँ पे आपके पास या तो वाली कंडीशन लगती है, वो मैंने वहाँ बताया हुआ है। उम्मीद करूँगा आपको ये बात समझ में आई होगी। अभी भी कह रहा हूँ, प्रैक्टिस कहीं से भी करते रहो। ये उनके लिए है जो इन प्रैक्टिस सेटों के साथ जुड़ते हैं, तो उनके लिए सॉल्यूशन होता है। अदरवाइज रीजनिंग आप कहीं से भी कर सकते हो। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।